क्या करेंगे? नहीं हो रहा अभी, अभी नहीं हो रहा। हाँ वही। जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अनअकैडमी पर। और आज हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसके जस्ट बाद हम स्टेट के स्कीम्स और कोरोना के दौरान लॉन्च किए गए ऐप्स को भी रीड करेंगे। चलो, डिमोनेटाइजेशन के टाइम आरबीआई गवर्नर कौन था? चले, तो आपको याद है डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो अगले कई सालों तक तुम भूल नहीं पाओगी। रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। हैं? लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगी। तो दैट वाज द उर्जित पटेल। हैं? देश के विकास के लिए लोग मर नहीं सकते। चले, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता अंबेडकर। वाई? बिकॉज ही वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति क्या होती है? तो हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सभी संसदीय समिति की माता। सभी संसदीय समिति की माता के नाम से जाना जाता है। कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। चलिए, गांधी जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ 1924, नहीं 24, बेलगांव। हरिपुरा निकम में कहाँ से आ जा रहा है? बेलगाम 1924। एक ही बार। हाँ, गांधी जी थे। हाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई, 72 लोग, है ना। ये होम सेक्रेटरी है। महात्मा गांधी का हो गया। फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट इन 1917, कहाँ? कोलकाता। द फर्स्ट इंडियन वुमेन 1925, सरोजिनी नायडू इन कानपुर। द फर्स्ट इंग्लिश बिकम प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जियल, इलाहाबाद, मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जेपी कृपलानी। सबसे अधिक टाइम रहने वाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे कम एज में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। दोनों क्वेश्चन के जवाब वही है। 6 साल लगातार रह गए थे 1940 से लेकर 45 तक, क्योंकि हुई नहीं थी। देख लो, इसका मतलब है कि ये टॉपिक छेड़ा है तो आगे के पेपर में रहेगा यहाँ से। ये इनका एक ट्रेंड है। तो हमने जितनी बातें कही आपको दिखा दिया है। इलाहाबाद में जॉर्जियल और बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में, बाकी हमने बता ही दिया। 1907 में जब बटा था कांग्रेस, रास बिहारी बोस, कल वाले का आंसर शायद कल गलत दिया था उन्होंने। अंबिका चरण मजूमदार, जब कांग्रेस मिली थी, गांधी जी शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। एनी बेसेंट हमने बता ही दिया, कोलकाता। सरोजिनी नायडू कानपुर। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू लाहौर। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जेपी कृपलानी। और आज़ादी के बाद पहला जो सेशन हुआ है जयपुर में हुआ है पट्टाभी सीतारामैया। ये सब क्वेश्चन आता है। पट्टाभी सीतारामैया कौन है? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हिस्टोरियन है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हिस्ट्री लिखा गया उसके ऑफिशियल राइटर हैं। क्लियर है? और इन्हीं से नाराज हो गए थे इन्हीं के मुद्दे पे गांधी जी, है ना, जिसके कारण से किसी को रिजाइन देना पड़ा, जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करनी पड़ी थी। क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा अधिवेशन में? 39 के कौन से सेशन है? निकम में तो हरिपुरा पूरा हुआ है, त्रिपुरी अधिवेशन। पता नहीं क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, कल परसों ही पढ़ाया था, पेरिस। चल नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क के मेंबर का याद करने का तरीका क्या बताया था? MBBS, पेन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, है ना। तो कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। सबसे लास्ट में कौन है इनमें? अफगानिस्तान, साथ में। तो ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ, ढाका में शुरू हुआ था, लेकिन हेड ऑफिस काठमांडू में। ये 8 देश हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। ये आपको पढ़ाना है मुझे, कल परसों में किसी भी दिन पढ़ा दूंगा। हाँ डेली रहता है। 38 तो है टेंजिबल और 13 है इनटेंजिबल। तो अभी CHSL में इनटेंजिबल वाले सारे पूछे गए थे कि रामायण कब शामिल हुआ, चैंट कब शामिल हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो हम दोनों पढ़ा देंगे आपको। तो ये है वो 38 साइट्स, है ना। ये याद हो जाएगा, ये तो मैं पढ़ाऊंगा अलग से डिटेल, टेंशन मत लीजिए। नेचुरल है ए 7, मिक्स्ड है 1, है ना। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। वो अंदर से पूछे, हम बताएंगे मेरे भाई, पूछते ही हैं अंदर से। ऐसे आता है इन कंप्यूटर टर्म पाइथन इज, कंप्यूटर की भाषा में पाइथन क्या है? चले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूछ चुका है हाँ, कि भारत का नेशनल ऐसे कुछ पूछा है। हाँ, जातक कथा है। तो हमने बताया था बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं, कि बुद्ध किस जन्म में बंदर थे, किस जन्म में क्या थे। तो पूर्व जन्म की कहानियां हैं उनके। महावीर का नहीं है, मतलब वो नहीं है, मतलब पूर्व जन्म की नहीं है। मिडिल पाथ है ना बुद्ध का, कि बहुत ज़्यादा ना तो मज़े करिए और ना बहुत ज़्यादा टेंशन लीजिए, मिडिल में रहिए, गुरुकुल में आइए। यदि ये मिडिल है तो कठोर क्या होता होगा? गवर्नर ऑफ तेलंगाना है थम्बिदुरई सुंदरम। तुम कौन सा पिल्ले पिल्ले कर रहे हो? अच्छा, तमिल साई सुंदराजन। लेडीज हैं, अभी नहीं आई हैं क्या? हाँ इसीलिए पूछ रहे। तो तेलंगाना में साउथ ही रहेगा ना। कहाँ साइथ का पूछ ली? अरे ऐसा कहाँ, जो नया है, नया पॉइंट हुई इसलिए पूछ रहे हैं। जानना चाहिए। HPTT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPTT? एक निकम्मा कमेंट करा अन अकेडमी मुर्दाबाद। जहरीले ना गई है। हाइप अन अकेडमी मुर्दाबाद, अन अकेडमी मुर्दाबाद। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 5 का नाम लिखवाया था हमने। चलो 5 लोग हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट, कल तुम पूछ भी रहे थे। मनिका बत्रा किससे है? टेबल टेनिस मुट्टी मरियप्पन। 4 लड़कियां कहाँ हैं? विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल हॉकी। तुमको लड़का लड़की लग रही होगी ना? अकेले में अपन में ऐसा ही होता है।
लाइन वाटर, CaOH2, तो लिख लो इतने हैं मेन। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, साल्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। है। कोई बात नहीं, देखते हैं। निकब में खुद गलत करो और उसको सपोर्ट करो, लिख लो। हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O। वैसे भी देख रहा था मैं, CPO में पूछा है कि अल्फा में कितने हीलियम होते हैं, अल्फा पार्टिकल में कितने हीलियम होते हैं। अरे निकब में तो ऑप्शन में ऐसे था 1H1E, 1H2E, 2He4E, ऐसे पूछा था। मतलब था तो सही तुम्हारा। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट। तो ये इसको नो, ये भले इसको भी मत लिखो सारा, लेकिन एक टॉपिक में लिख लो कि आपको पढ़ना है। ये हर पेपर में SSC एक पूछ ही रही है, मतलब TCS, चाहे पेपर कोई सा भी हो, मिल जाएगा। लूसेंट में मिल जाएगा, साइंस से स्पेशल वाले मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। चल, तो ये तो हो जाएगा केमिकल फार्मूला का। हु डिस्कवर्ड सेल, वैसे ही आएंगे। 1 लोग फॉर्म भरे तो कई दिन चल रहा है, तो क्वेश्चन तो सब डालना पड़ेगा, हर लाइन क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने ये मेन डिस्कवरी इससे रिलेटेड। DNA देखो, कल जैसे DNA का पूछा है ना, DNA स्ट्रक्चर का पूछा, तो लगभग मैचिंग वाला ही पूछ रहा है, आसपास वाला ही। तो ये आपने टॉपिक वैसे स्टैटिक जीके में हमने डाला है पूरा डिटेल, पूरा बायोलॉजी वाला अलग, टेक्नोलॉजी वाला अलग, मशीनरी वाला अलग, है ना, A to Z। 5 किंगडम, क्लासिफिकेशन, जेनेटिक कोड, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सारा का सारा, पेंसिलिन, पोलियो वैक्सीन, कैंसर। ये था सेल वाला। सेल थियरी किसने दिया है, क्रोमोसोम्स, है ना, न्यूक्लियस। GST is the direct tax, indirect tax, direct, indirect both, neither। पक्का। चल, GST के बारे में चाहे तो 10-20 पॉइंट मैं बता दूं, लिख लें। यदि GST पूछ रहा है तो पूछेगा यहाँ से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो आपको एक तरीका सिखा देता हूँ। हाँ, अरे टेंशन ही मत लो, अभी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? हाँ, तो टोल टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? साथियों, जितने टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगते हैं, वो ऑल टैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब लिखना मत, सुनना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो भी हम कोई टैक्स की बात करें, मैं कहूँ इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, तो इंटरटेनमेंट क्या होता है साथियों, सर्विस, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बोलूँ एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क,
तो उत्पादन किसका होगा? गुड्स का। तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बोलूँ ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, परिवहन कर, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्विस। मैं बोलूँ कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, तो कस्टम ड्यूटी क्या होगा? जब कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में आएगी जाएगी तब, तो वस्तु है तो क्या होगा? गुड्स होगा, है ना। मैं बोलूँ आपसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैल्यू एड किसका होगा? जिसका प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन किसका होगा? गुड्स का। तो कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बोलूँ आपसे टोल टैक्स, तो टोल क्या है? जब आप रोड यूज करते हैं तब, तो क्या है ये? सर्विस है। मैं बोलूँ एडवर्टीजमेंट टैक्स, विज्ञापन कर, तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? सर्विस होता है। तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बोलूँ इनकम टैक्स, अब साथियों क्या इनकम गुड्स है? नहीं। क्या इनकम सर्विस है? नहीं। तो जितने टैक्स बियॉन्ड गुड्स एंड सर्विसेज लगते हैं वो सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट। जैसे मैं बोलूँ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी गुड्स है सर्विस है? ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। मैं बोलूँ लैंड रेवेन्यू, भूमि कर। मैं बोलूँ वेल्थ टैक्स, धन कर। मैं बोलूँ कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट क्या? कंपनी पर लगने वाला। कंपनी क्या होती है? गुड्स या सर्विस? ना ही गुड्स ना ही सर्विस। कंपनी इज द ग्रुप ऑफ पीपल, 5 लोग मिलकर कंपनी चला लेते हैं। कोई फिजिकल एसेट है क्या? वो नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऐसे आइडेंटिफाई करना एग्जाम में। अब तो कर लेंगे पक्का। पूछूं गिफ्ट टैक्स क्या है? गुड्स है सर्विस है? डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? क्यों गिफ्ट हमेशा गुड सर्विस का होगा क्या? तो कोई टैक्स दोनों तो हो ही नहीं सकता। क्यों? वह है तो है, क्यों क्या? हाँ। है गिफ्ट पे होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट के रूप में होता है। नहीं तो मिस्टर एक्स वाई को, वाई जेड को, जेड पी को, क्यू को, मम्मी पापा, पापा भाई को, भाई बहन को, तो जीडीपी तो कई बार बढ़ जाए। तो गिफ्ट टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं है। हुआ ये कि ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की, सरकार ने उनसे टैक्स मांगा, कहा हमने तो गिफ्ट दी। अच्छा कोई बात नहीं, गिफ्ट टैक्स दे दो, तो दैट इज गिफ्ट टैक्स। अब नहीं लगता है, लेकिन ये आएगा तो ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया गया। हम आपको इनकम टैक्स का भी पढ़ाएंगे तो बताएंगे इनकम के 5 मेन सोर्स हैं। तो एक आता है अदर सोर्स, अन्य स्रोत, तो उसमें गिफ्ट भी आता है। हाँ हाँ अभी भी होता है। आपकी जब शादी होगी तो जो आपको दहेज मिलेगा वो एक्चुअल में गिफ्ट होगा डॉक्यूमेंट में। तो ऐसा कहा गया ब्लड रिलेशन में दिए गए गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं होगा, अदरवाइज उसके बाहर जाएंगे तो टैक्स होगा। तो इसीलिए आपके नाम से नहीं आता है ना, आपकी पत्नी के नाम से आता है। यदि वो नाराज हो जाएगी तो वही गिफ्ट दहेज हो जाएगा, फिर घूमते रहिए। खैर अब तो कर लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यही है तो जीएसटी। नहीं, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज जीएसटी। सभी अप्रत्यक्ष करों को मिला के जीएसटी लाएगा। हाँ तो लिख देंगे, ऐसा क्या है? बहुत विपक्ष है, आज तक इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई। हाँ पक्ष है, देश आगे बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गई, देश तो पहले ही बढ़ा हुआ था। चले लिखे इनडायरेक्ट जीएसटी। जीएसटी इज द यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया। अब थोड़ा सा डिटेल देखो। ये तो आप जानते होंगे कि जो पावर बढ़ता है कैसे बढ़ता है, 7th शेड्यूल के हिसाब से बनता है ना। 7th शेड्यूल में कुछ काम सेंटर को, कुछ काम स्टेट को, कुछ दोनों को दिया गया है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो भी 3 कैटेगरी में है। मतलब हम ऐसे पढ़ा दे रहे हैं कि जीएसटी का प्रॉब्लम लाइफ के लिए खत्म हो जाएगी, एक सिंगल क्वेश्चन भी आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा।
अब वो टैक्स जो यूनियन लिस्ट में है, लेकिन सिर्फ हम कौन सा बता रहे हैं साथियों, इनडायरेक्ट बता रहे हैं, सारा नहीं बता रहे, सिर्फ इनडायरेक्ट। वे टैक्स जो स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में, और वे टैक्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में। यूनियन लिस्ट का मतलब है संघ सूची, जिस पर कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट का मतलब है राज्य सूची, जिस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट का मतलब है दोनों मिलकर बनाएंगे। दोनों के मान लीजिए अलग अलग कानून बनाए और एक दूसरे के विरोधी हो गए तो किसको वैल्यू किया जाएगा, सेंटर वाले को। चलो, तो इसमें साथियों 4 मेन टैक्सेस हैं। कौन कौन से, तो एक है एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स सेवा कर, कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क, और दोस्तों सेंट्रल सेल्स टैक्स। कोई टैक्स इसमें ना पता हो तो पूछ लेना कि सर ये कौन सा टैक्स है। केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। स्टेट लिस्ट में सेल्स टैक्स, बिक्री कर, एडवर्टीजमेंट टैक्स, विज्ञापन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स परिवहन कर, ऑक्ट्रॉय चुंगी कर, ऑक्ट्रॉय चुंगी कर, लग्जरी टैक्स विलासिता कर, लग्जरी टैक्स विलासिता कर, और यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स है, कोई डायरेक्ट टैक्स इस लिस्ट में नहीं है, सिर्फ एक मात्र टैक्स है पूरे 7th शेड्यूल में, और वो है स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प शुल्क। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर जो देते हैं उसको हम कहते हैं स्टैम्प शुल्क। कोई टैक्स जो आपको सुना हो आपने और नाम में ना आया हो तो वो बता देंगे, एक आध कोई मिस हो गया हो तो। कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में मेरे बच्चों हम समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती सूची। हाँ, लेता स्टेट है, लोगो लगाता है भारत सरकार का, लेकिन ले दोनों सकता है। भारत सरकार ने स्टेट को दे दे, कोई बात नहीं तुम रखो ये, इसीलिए एकमात्र टैक्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टैम्प ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, लोकल मार्केट में जब जाते हैं सब्जी मंडी में, है ना, तो देखा करें वीकली कोई वसूल कर रहा होता है, डेली कोई वसूल कर रहा होता है। आज़ादपुर सब्जी मंडी में गाड़ी ले गए, कोई छोटे मोटे मार्केट में, जिसको एमसीडी टैक्स कहते हैं, कहीं कहीं लोकल बॉडी टैक्स कहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से। लग्जरी टैक्स आप समझते हैं, जो महंगी गाड़ियाँ ले लें, बड़े हाई फाई होटलों में चले जाएं, एक लेवल से ज़्यादा का कपड़ा खरीदें, तो उन सब पे लगता है, जो भी मतलब एक ग्लोरियस प्रोडक्ट हो सकता है। कोई टैक्स और जो आपने सुना हो ना आ रहा हो, नहीं आया हो लिस्ट में, लगभग जितने सुने सब आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है वो देखिए दोस्तों, इन दोनों टैक्सेस को मिला के बन गया सेंट्रल जीएसटी। क्लियर है? इन चारों टैक्सेस को मिला के बन गया स्टेट जीएसटी, जिसको आप सामान्य बोलचाल में एसजीएच जीएसटी सुनते हैं। और सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स जब दो राज्यों के बीच व्यापार हो, मान लीजिए ये स्केच पेन बना है हरियाणा में और जा रहा है नागालैंड में, तो हरियाणा सरकार उस नागालैंड वाले कंपनी पर जो टैक्स लाएगा उसको क्या कहते थे? सेंट्रल सेल्स टैक्स। यानी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर होता ये था कि सेंटर लगा देती थी। जैसे मान लो यूपी वाला आया लेके गए, तो हरियाणा ने कहा ठीक है जी
4% दे दो। तो यूपी ने कहा ठीक है ले लो, मेरे पास कुछ लेने आना, हम तो 8% लेंगे। कहा अच्छा 8 लोगे, तो ऐसा करो पहले 16% दे दो, देखा जाए जब तुम्हारे में से कुछ लेने आएंगे। तो भारत में कई सारे भारत बन जाते। तो सेंटर ने कहा वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे, ले आप लेना। तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंटर का कौन सा टैक्स है जो लगाती सेंटर है, कलेक्ट स्टेट करता है और यूज पूरी तरीके से स्टेट करता है। तो ये क्वेश्चन हम बोलते थे सेंट्रल सेस टैक्स, कि सेंटर का कौन सा टैक्स जो पूरी तरीके से स्टेट यूज कर रहा था। अब कहानी खत्म हो गई। अब इसके जगह पे क्या कर दिया गया, इसके जगह पे लगा दिया गया IGST, इंटीग्रेटेड। तो हमसे एग्जाम में क्या पूछ लेंगे, जीएसटी कितने लेवल पे लग रहा है, 3 लेवल पर, CGST, IGST, SGST। जैसे आप जनरली जो देते हैं वो 2 ही देते हैं, तो वो 3 लेते हैं तो कहीं और से जो आया जाएगा। जैसे मान लो इस पर 18% है जीएसटी, मान लो 1%, तो 9% सेंट्रल जीएसटी, 9% स्टेट जीएसटी, ये मतलब होता है। देते तो आप एक ही हैं, वो 50-50 का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो गए। कौन कौन से टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं है, कस्टम अभी भी लग रहा है। वही जब एक देश से दूसरे देश में कोई आएगी चाहेगी, जब आप कस्टम इंस्पेक्टर बनोगे तो ये लूटोगे आप। आप देखोगे कि 600 गाड़ियाँ जा रही हैं विदेश या 5,000 गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको कोई ऐसे थोड़ी ना, तो तुमको कुछ 5-7 लाख दे देगा, कहने अभी भी लग रहा है कम ही जा रही हैं गाड़ियाँ, तो फिर 2-4 लाख और दे देगा। एक समय था मतलब सब डेली पकड़े जाते थे, अब तो थोड़ा कंट्रोल हुआ है, खूब डिमांड थी। मतलब 2-4-5 साल पहले मतलब मुश्किल से 10 साल नौकरी करते थे ये, अब उतने में अपना मॉल वॉल खड़ा करके आराम से इंजॉय कर रहे थे। अभी भी है, जो एयरपोर्ट पे नहीं तो वाइट ड्रेस में दिख रहे होते हैं, वो ये वही है। और ये नहीं है, ये अलग से लग रहा है, ये नहीं है अलग से लग रहा है, ये नहीं है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया कौन कौन से टैक्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। CGST क्या है, SGST क्या है, IGST क्या है, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेस अलग चीज़ होता है, सेस किसी भी चीज़ पे लगेगा, सेस एजुकेशन पे भी, अभी इनकम टैक्स पे भी लग रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स पे भी लग रहा है। पहले 2 ही लगता था, एक ही लगता था एजुकेशन सेस, अब एजुकेशन और हेल्थ दोनों लगने लगा है लास्ट बजट से, वो अलग है। सेस इज द डिफरेंट थिंग, सेस इज द टैक्स ऑन टैक्स फॉर एनी स्पेशल पर्पज, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया टैक्स इज द सेस। बहुत सब में पहले याद हो कि कृषक कल्याण सेस लगाया था, फिर बीच में लगाया था क्लीन इंडिया सेस लगा दिया था। हाँ, गवर्नमेंट का ज़्यादा इनकम आता है, सबसे नंबर 1 है कॉरपोरेट, पूरे टैक्स का 21% आ रहा है कॉरपोरेट से। दूसरे नंबर पे जीएसटी 19% आ रहा है जीएसटी से, हैं? अरे निकम में ऑप्शन में जीएसटी होगा, कॉरपोरेट नहीं रहा होगा। इनकम टैक्स 16%, ये टॉप 3 हैं, बल्कि चौथा पांचवा भी लिख लो। इनकम टैक्स, अरे निकम में इनकम टैक्स 2 तरीके का, एक इंडिविजुअल पे लगेगा तो इनकम टैक्स कहलाएगा, कंपनी पे लगेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाएगा। चलो, पेट्रोल नहीं है, वो तो एक्साइज ड्यूटी है। हाँ हाँ, लिकर स्टेट का है। हाँ, हर जगह आती है मेरे भाई, यूपी में आओ, और हरियाणा में देखो तो हर गांव में है। हम तो दंग हो गए कि ये पता नहीं लग सा स्टेट है, शराब के ठीक है। हाँ, लिख लो ये, बुराई मत करो किसी स्टेट का। हाँ, तो वो बना करके गायब हो जाएंगे ना, फिर पीने लायक, और उनके फैमिली पीने लायक नहीं बचेगी कुछ। हाँ, तो ये तो हो गया कौन कौन से टैक्स नहीं शामिल है। सबसे ज़्यादा टैक्स किससे आता है, सबसे ज़्यादा पैसा बजट में खर्चा किस चीज़ पे होता है, शायद निकम में लोन का इंटरेस्ट चुकाने में, जो कर्जा लिया उसका ब्याज चुकाने में। फिर डिफेंस पे 9%, फिर सब्सिडी पे 8%। हाँ हाँ, तो क्या तू जीतेगा तब तो।
कोई बात नहीं है, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जरूरी। ये लिख लिए कॉर्पोरेट जीएसटी वाला। अब एक पॉइंट लिखो, जीएसटी इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल। जीएसटी को 3 स्तरों पर लगाया जा रहा है। हाँ? सरकार का जो कर्जा ले रखी है उसका ब्याज देने पे इंटरेस्ट 19% पूरे कांग्रेस थोड़ी नहीं लेती यार, देश लेता है यार। कांग्रेस फिर गलत करो, पिछली सरकार को हाँ सरकार लेती है, और सरकार अपने लिए पार्टी के लिए थोड़ी ले रही है, देश के लिए। पार्टी के लिए तो लोग फंड देते हैं, देश के लिए लोग देते लोन देते हैं। तुम सोच नहीं रहे हो कि फीस 9,000 दे दिया लेकिन 500 फाइन नहीं दूंगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप जाऊंगा भी। हाँ, लिखो जीएसटी इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल। जीएसटी 3 स्तरों पर लगाया जाता है। आएगा आएगा, ज्योग्राफी की भी क्लास आएगी, जल्दी आएगी। इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल। हाँ सुमित सर को भेजा है। इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल, 3 स्तरों पर लगाया जाता है। पहला सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आई फॉर इंटीग्रेटेड। ये भी पूछ चुका, आई का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। अरे सब बताऊंगा मेरे दोस्त, टेंशन ही मत लो। अरे टेंशन ही मत लीजिए राजकुमार। ये तो पहले ये सिखाना था जीएसटी है क्या, तो हमने कहा जीएसटी इज द यूनिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाया गया कर है। कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है ये सीख गए। इंडिया में सिर्फ एकमात्र प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी भी लगता है और एक्साइज भी लगता है। वो कौन सा है? टोबैको। इसलिए जीएसटी लगने के बाद सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महंगा हुआ तो टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट, सिगार, गुटखा। तो लिख लेंगे जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी इम्प्लीमेंटेड ऑन टोबैको प्रोडक्ट। जीएसटी और उत्पाद शुल्क टोबैको उत्पाद पर लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगाए जाते? तो लिखो जीएसटी नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद, एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहल उत्पाद, गैसीय मतलब ये जो गैस नहीं है एलपीजी, तो वैसे हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में वो आता है, लेकिन आप चाहो तो लिख लो एलपीजी। हाँ उस बच्चे को कॉल कर दीजिए कि आप मुझे सीपीओ वाले जो पेपर बनाए हो उसका हालांकि उसमें आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे, 6 के 6 फाइल है, वो मर्ज है वो जो मैंने पीडीएफ भेजा आपको, उसको कॉल करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ हाँ चल रहा है काम। अच्छा तो नहीं, आपको पेपर नंबर बहुत आएगा, बहुत आसान है सिलेक्शन पोस्ट का जीएस। चलो अब साथियों तो ये तो हो गया कौन कौन सा नहीं है। अब जीएसटी का लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, किसने ऐसा प्रपोजल दिया था? तो ध्यान दो, जीएसटी को प्रपोज करने वाला जो देश है वो है जर्मनी। 1919 में, लेकिन वो लागू नहीं कर पाया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसकी स्थिति हो गई खराब। तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। तो लिख लो जीएसटी 18 GST was firstly implemented by France
जीएसटी को सर्वप्रथम फ्रांस ने लागू किया था इन 1954, 1954 में, 1954, 1954। चल किसके, कमाल हो गया। हाँ हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय हमें फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे जब ये घटना घटित हुई थी, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है याद कर पाना कि उस समय कौन थे, आज कौन है? हाँ हाँ हाँ, जीएस को जीएस रहने दो भाई, स्पेसिफाइड मत करो। हाँ, कह तो रहा था कि एक दिन मैं जीएस का पेपर बनाऊंगा बच्चों के लिए। अगला, जीएसटी एडेड बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2016, नहीं 16 लिखो, बताऊंगा क्या गेम है उसका। बट परंतु इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017, परंतु 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, 1 जुलाई 2017। देखो होता क्या है, जब कोई प्रपोजल आता है तो होता है बिल, फिर जब वो पास हो जाता है तो बनता है एक्ट, और जब लागू हो जाता है तो कहलाता है लॉ। तो बिल आया था 122वें नंबर में, और यह आया था 2015 में, पास हुआ था 16 में, और लागू हुआ है 17 में। तो जब तक पास नहीं हुआ होता तब तक बिल के रूप में याद करते हैं, लागू नहीं हुआ होता तब तक एक्ट के रूप में याद करते हैं, और लागू होता है तो लॉ बन जाता है। तो तीनों अलग अलग बातें। ये किस आर्टिकल में है, तो लिखो इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 279A, इसे 279A में शामिल किया गया है। 279A, 279A में शामिल किया गया, 279A। जो इंडिया का जीएसटी मॉडल है ये वाला, ये कैसा मॉडल है? फेडरल मॉडल है। नहीं, फेडरल मतलब तो यही था, हमने सिखाया था आपको, पावर ऑफ डिवीजन। तो फेडरल मॉडल इंडिया ने लिया कहाँ से था? कनाडा से। तो इंडिया का जीएसटी मॉडल कहाँ से होगा? कनाडा से। नहीं भी जानते तब भी लॉजिक लगा कर सकते हैं, लिख लीजिए। तो ये आएगा, वही आएगा जो अपन लोग पढ़ाएंगे। इंडियन जीएसटी मॉडल इज बेस्ड ऑन कनाडियन मॉडल। भारत का जीएसटी का मॉडल कनाडा से पे आधारित है, कनाडा से लिएगा। आप तो बस 2-3 घंटे मुझे दे दिया करो लगातार, अगले 100-120 दिन जीएस में बाहर नहीं जाने दूंगा। हैं? आपकी औकात है कि ना जाए अंदर? एक बार स्टैटिक जीके की बुक तो आने दो, जब टारगेट देने लगूंगा। अरे ऐसे ही बोलते हैं, आपको भी 11:30 होते ही आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब और पौने 12 हो जाएंगे। हम कर देंगे छुट्टी में। आज हमने सीपीयू का मैंने ही किया। हाँ या हाँ, आप छुट्टी छोड़ दीजिए मेरे लिए। अगला, तो ये तो होगा कि कनाडा से लिया गया, कनाडा का लागू किया गया भी। अब भारत में क्या है कि जब भी 7 शेड्यूल में चेंज होगा तो दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी और मोर देन 50% स्टेट की सहमति चाहिए होगी। तो यानी 15 राज्य भी सपोर्ट करें कम से कम। तो पहला राज्य जिसने इस बिल को सपोर्ट किया था, लेकिन जीएसटी बिल वाज GST bill was firstly supported by असम। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम असम ने समर्थन दिया था। असम राज्य ने समर्थन किया था। अब देखो जीएसटी में कौन कौन सी रेट थे,
तो लिखें रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दरें, रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दरें। कौन कौन सा है? जीरो कोई रेट होता है निकम्मो है ये। कितना कमा रहे हो? एक मिनट, कितना कमा रहे हो? हाँ, जीरो। तो क्या कमा तो रहा हूँ, जीरो कमा रहा हूँ तो क्या कमा तो रहा हूँ। हाँ, अब आगे बोलो। हाँ हाँ, तो उन्होंने देख लिया, बुक में वही लिखता है कि जीएसटी की दरें 0, 5 और 18, 28 और 5, 12, 18, 28। तो जीरो मीन्स एग्जेम्प्टेड, कि वो प्रोडक्ट जिन पे जीएसटी नहीं लग रहा है। मतलब एक तो है कि जो जीएसटी से बाहर और जो अभी जीरो पे है, इसका मतलब है फ्यूचर में इसमें लगाएंगे। जैसे खुला आटा लेके आओ तो उसमें नहीं है जीएसटी, जीरो कह देते हैं। हमसे पूछा तो 4 ही करना, मतलब मेरा अपना लॉजिक ये कहता है। बुकों में जरूर ये लिखा हुआ जो तुम कह रहे हो कि 0, 5, 12, 18, तो लिखें 5%, 12%, 18% एंड 28%। क्लियर है? अब यही पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा यूज होता है, तो मोर देन 85% प्रोडक्ट पे 18% लगता है। यही कारण है कि जीएसटी लगने के बाद सारी चीज़ों का रेट बढ़ा, क्योंकि एक्साइज था सिर्फ 12%, सर्विस टैक्स था सिर्फ 14%, तो इसलिए जीएसटी लगने के बाद लगभग सारी चीज़ें महंगी हुई। तो मैक्सिमम यूजेज स्लैब इज 18%, सर्वाधिक उपयोग में है। हाँ हाँ, कोचिंग की शिक्षा इसी में आती है, स्कूल की शिक्षा टैक्स फ्री है। क्यों? वो तो और भी देंगे, उसके बाद इनकम टैक्स देंगे, उसके बाद कुछ खरीदेंगे तो फिर उस पर देंगे। हाँ, सेविंग करेंगे, बैंक में जमा करेंगे, उस पर भी देंगे। पैदा हुए हैं तो टैक्स देंगे। हैं? कोई नहीं, तो ये तो हो गए जीएसटी। अब प्रश्न है किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जीएसटी लागू करना चाहिए, तो लिखें जीएसटी was suggested by विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी, जीएसटी को विजय केलकर समिति ने लागू किया था, सुझाव दिया था, विजय केलकर कमेटी। अब देखो साथियों, जीएसटी लागू होगा इसके लिए एक काउंसिल बनाया गया, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, तो जीएसटी काउंसिल में सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो लिखो जीएसटी काउंसिल जीएसटी परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दर, एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी के तरीकों पर कार्य करते हैं। जीएसटी के तरीकों पर, क्या रेट हो, क्या डिवीजन हो, क्या स्ट्रक्चर हो, सारा का सारा है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो लिखो चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण। अभी स्टेट कोई हिस्सा गया नहीं है पिछले लगभग 10 महीनों से। 50-50 है। लॉस हुआ तो लॉस हुआ ही नहीं किसी को। तो वैट था मेरे भाई, बिहार लॉस में गया था, पुरानी बात है, 2009 की बात है। ये लिखो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी, निर्मला सीतारमण, है ना। अगला मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के सभापति, सॉरी सदस्य, है ना।
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। अब मान लो साथियों कोई जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए तो उसके लिए क्या बनाया गया है? जीएसटी ट्रिब्यूनल। तो लिखें जीएसटी ट्रिब्यूनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट ऑफ जीएसटी डिस्प्यूट्स। जीएसटी प्राधिकरण जीएसटी विवादों को सुलझाने का कार्य करती। जीएसटी विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। इसका जो जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल योग्यता रखता होगा। हाँ उसमें था बैट में भी, तो बैट में लॉस हुआ तो दिया गया उनको। इसमें कहाँ से निकम्मे क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में आ गया? अरे ऐसे ही देख लिया होगा किसी प्रैक्टिस सेट में। हमारी ज़िंदगी बीत गई 12 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मेरे भाई। हाँ हमें कुछ और आया ना, इकोनॉमिक्स ही आता है। हाँ, और रियल लाइफ में नहीं आता है। हाँ, अगला है, अब तो जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आगत कर देंगे। इसके बाहर है तो टेंशन नहीं लेना। नहीं मज़ा आता था। हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पाली। इतने ऑप्शनल बदलिए कंफ्यूज हो गए। ये है डायरेक्ट टैक्स, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, कब क्यों कैसे सारा का सारा। कमी नहीं थी, हमें कोई गाइड कर रहा था। जैसे आप मान लो फेल हो जाओ तो आपको कोई एक व्यक्ति कहे कि नहीं यही करना है और उसको मानो। हम लोगों को कोई था नहीं, मतलब 2 दिए, दूसरे के बाद तो दिए नहीं, दूसरे में पीटी नहीं हुआ फिर छोड़ दिए। फाउंडर ऑफ कांग्रेस, अभी तक लगता था कि दे देंगे लेकिन फिर लाइफ ने मौका नहीं दिया। जेएस कांग्रेस का फाउंडर कौन? एओहुम ऑक्टेवियन हुम। ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। यदि पूछे कि सचिव कौन है कांग्रेस के तो यही है। वेन डिड सांची स्तूप, देखो ये क्वेश्चन उठाने लगा, सेम हर पेपर में रह रहा है कि कब शामिल किया है, कब शामिल किया है, कब शामिल किया है। ये रटना पड़ेगा आपको। 1989 मध्य प्रदेश। तो ये आपको हम बताएंगे तो उसमें रटना होगा, मुश्किल है हालांकि रटना। हम तो ये कहते थे कि स्टेट पूछ लेगा, कौन सा है ये पूछ लेगा, कौन सा नहीं ये पूछ लेगा, लेकिन इस साल इन्होंने ईयर पूछने शुरू किए। ये अभी और भी आया था किसी पेपर में, और भी रहा है। ठीक, पिनराई विजयन विजया। ये क्या शो करता है पिनराई? ये गांव जिला सब शो करता है। अच्छा ठीक। करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, क्यों पूछ रहा है समझ रहे हो? इनको अवार्ड मिला था अभी, योशिदे सागा। देख पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, नागरिक वहाँ के बहुत मजबूत हैं, आइडियलिस्टिक। वहाँ का कल्चर इतना मजबूत है कि यदि फादर भी करप्शन करता है तो बेटे ने एक्सेप्ट किया कि उनको भी गोली मारो। हाँ मतलब डेमोक्रेसी है और पूरी तरीके से बेहतरीन डेमोक्रेसी, आइडियल एग्जाम्पल कह सकते। लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2 5 निकम्मे GSLV है। आप चाहो तो लिख दो, किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स सब पढ़ा दूंगा। लॉन्च व्हीकल PSLV GSLV में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, सब बता दूंगा। एग्रीमेंट कर सकता, हमने नेपाल का ले रखा है, हाँ भूटान का ले रखा है। हाँ हमारे मैत्रीवत संबंध है, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया 2014 में। मना कर दिया, हम अपना करेंगे। हैं? चाहे तो कर सकता है लेकिन ये गलत है ना। अब सोच के देखो, एक राजा जो बिना सैनिक का हो, या तो राजा को बहुत कॉन्फिडेंस है। ये जैसे सहायक संधि थी, क्या यही तो थी सब्सिडी रिलायंस,
कि तुम क्या करो, सैनिक हटा दो। और राजा ने कहा नहीं मैं तो अपना रखूंगा। तो कहा था ठीक है मेरे सैनिक से लड़ा के देखो, तुम्हारे सैनिक जीत गए तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य भी ले लूंगा। ठीक, अकबर की भी तो यही पॉलिसी थी, इसीलिए कंपनी का अकबर कहते हैं बिजली को, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लिख लो ये क्या नाम है, चंद्रयान 1 और 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार कुछ ना कुछ पूछ ले रहे हैं। ये मुझे पढ़ाना होगा। जियो संक्रनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चलो ये तो कर दोगे, पकड़ लोगे, है ना, स्किल डेवलपमेंट। नहीं, कल परसों बताया भी था, वो जो 4 हमने नहीं गोले बनाए थे, कहा था कि गैप है उसको जोड़ लीजिए, स्किल डेवलपमेंट। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल? एक्सेप्टर कह रहा है मेरे भाई, ए बी। टेम्पल टॉपिक हमने आपको पढ़ाना है और ये रटना ही। हाँ ये सब लिख लिया करो, जैसे मैं तो भूल जाऊंगा ना, आप लिख के रखोगे कि सर कल ये कराना है, कल ये कराना है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे आज तक मैं 4 महीने से सोच रहा हूँ नवरत्न महारत्न मिनी रत्न पढ़ाने के लिए, पढ़ा ही नहीं पाए। क्यों, किसी ने कभी कहा नहीं है? नेबरिंग कंट्री तो है, पढ़ा दिया, 2 से 3 बार पढ़ा दिया, आपको नहीं पढ़ा है। पीर पंजाब टनल, अटल टनल, जो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है ना उसमें पढ़ा है मैंने डिटेल इसको। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, चुप। फ्रेश वाटर पूछा है, वैसे पूछा है तो नहीं लेक बैकाल करना है। एक कंटिनेंट में सबसे गहरा, ठीक कह रहे हो, डीपेस्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। लार्जेस्ट क्या था? फ्रेश वाटर लेक, लेक कैस्पियन सी, सुपीरियर, विक्टोरिया। ठीक है सुपीरियर। आप लोग क्या बोल रहे थे? ठीक, सुपीरियर। अर्थ डे थीम कल भी आया था क्या ये? हाँ कल डे पूछा था, आज थीम पूछा है, तो हमने तो कल थीम ही कराया था, क्लाइमेट एक्शन। ठीक। गॉड फादर ऑफ आदर्श ग्राम योजना, क्यों? ये कई एग्जामों में आ चुका है, ये स्मार्ट विलेज वाले में। जेपी नारायण, प्रोग्राम was launched by प्रधानमंत्री मोदी in the birth anniversary of JP Narayan on 11 October 2014. चले, बैकाल सबसे गहरी है, यस लिख दिए। जयप्रकाश नारायण को टाइटल क्या दिया गया है, ये भी पूछा अभी किसी एग्जाम में। जेपी को लोकनायक, लोकनायक। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? चलो कोई बात नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का कोई पहला विद्रोह है तो सन्यासी विद्रोही, इसका जिक्र नील दर्पण में है। सन्यासी थे, टैक्स के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे जब उन पर टैक्स लगाया गया।
फर्स्ट मॉडर्न नोवेलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी वर द सॉन्ग वंदे मातरम, है ना, इसी में है। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह यदि पूछा जाए कभी तो ये मॉन्क्स का। अरे तो बताया ही, सबको पता है। शक्तिकांत दास, ठीक। ये इकोनॉमी से संबंध नहीं है इनका। कॉन्स्टिट्यूशन डे लगातार पूछ रहा है। आज संविधान सभा में हम संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं, तो क्या डेट है वहाँ पे? 26 नवंबर 1949। और इसी में आता है एक वोटर डे 25 जनवरी। चलो, इंडियन फर्स्ट टाइगर रिजर्व 1936, है ना। पहले इसे किसी और नाम से जानते थे, हेलिन। ये अपने कॉलेज वाला नाम हेलिन। उमर मिर्जा वाज द फादर। तैमूर लंग की तरफ से ये, और इनकी वाइफ चंगेज खान की तरफ से। चलो, विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI? पढ़ाया था कल परसों, इंडेक्स वाला। भारत का कौन सा पोजीशन? 131। 3, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हेल्थ इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में हेल्थ आ नहीं गया, और लिटरेसी, 3 चीज़ें ले जाती हैं। मैंने बताया था कि एक सफल व्यक्ति के लिए आप क्या चाहते हैं, तो आपने कहा था कि शिक्षा चाहते हैं, आपने कहा था हेल्थ चाहते हैं, ढेर सारा पैसा चाहते हैं। हमने कहा इन्हीं तीनों को दिखा करके जीवन की सफलता निर्धारित की जाती है। फिर भूटान ने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हर व्यक्ति, हाँ खुशी चाहिए हमें। तो हमने कहा तुम कैसे मापोगे खुशी? कहा हमें प्रकृति की हवा चाहिए, हमें ऐसी नहीं चाहिए। सबको पता है। ऐसे पेपर आएंगे तो कर दोगे यार, तो क्वालिफाइंग ही तो है। ठीक ठीक। है संदेह तो मुझे भी है। हैं? कल वाले भी आ गए? अच्छा, स्वराज पार्टी नहीं पूछ रहा निकम में, स्वराज। यस यस, तो वही है। अच्छा, पूर्ण स्वराज ऐसे पूछे तो 1907 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से डिमांड की, ये लेकिन पूर्ण स्वराज वाला है। कर ही दोगे? वर्क क्या है, स्केलर है वेक्टर? वर्क क्यों? डायरेक्शन तो होता है, वर्क में नहीं होता है। अच्छा, कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का गेम है? वही गेम है, बाकी है दोनों में। हाँ हाँ, कोरोना कवच भारत सरकार, भारत सरकार का है।
चेयरमैन ऑफ सेल, स्कॉटिश एक्टर जो जेम्स बॉन्ड नहीं बनते थे वो, बिकम नोन एज द फर्स्ट एक्टर ऑफ फिक्शनल ब्रिटिश ग्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड। बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द टैग ऑफ द इंडियन इंडियन में कैरिंग योर ऑन बैंक टैग विद द utmost pride? चलो कर लोगे, कल मैंने बताया था कि एटीपी और सीडी वाला है ना। अब आपको मन तो कर नहीं रहा है क्योंकि पूरा होगा नहीं। कल आप रहिएगा, आप ही के लिए तो करा रहे हैं आज। क्यों नहीं लेंगे, हमारी छुट्टी थोड़ी नहीं होती, हम तो 31 तारीख को भी क्लास लेंगे। हमने दिवाली के दिन में पढ़ा है, हम बोर हो जाते हैं हम क्या कर लेते हैं, पहले कोरोना वाला जो अधूरा रह गया था वो कर लेते हैं। कल आया था कोरोना कवच, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया था। ई विद्या, यस, एचडीएफसी बैंक, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड किसने, दिल्ली सरकार। लिखो ऑपरेशन शील्ड, SHIELD, शील्ड, दिल्ली सरकार। इसमें क्या करते थे कि कोई एरिया कोरोना प्रभावित हो गया तो हम पूरी तरीके से उसको सील कर देते थे। बाद में सभी राज्यों ने उनका देखा देखी इसी पैटर्न को फॉलो किया था, ऑपरेशन शील्ड। सुकून कोविड-19 पहल, सुकून, सुकून कोविड-19 पहल, ये जम्मू कश्मीर। इसमें क्या करते थे, ये टेलीविज़न पर लोगों को मतलब मेंटल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से गाइड करते थे कि आपने टेंशन नहीं पालना है, बीमारी है, कुछ लोगों को ले जाएगी। हाँ, नहीं अब तो बहुत अच्छा हो गया उनका। अब सोच के देखिए, आप घर से निकल रहे हैं, आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, हर कोई आतंकवादी बन के घूम रहा है। अगला है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना, तो जीवन शक्ति योजना कौन सा साथियों, मध्य प्रदेश, MP। इसमें क्या किया उन्होंने, रुक निकम में, बाद में नहीं होता है कभी। जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाओं को कहा गया कि आप मास्क बनाइए और आजीविका अर्न कीजिए। तो एक प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में मास्क के थ्रू इनकम अर्न करने का। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछ लेगा किस स्टेट का है। चलो अगला है, कौन सा यूरोपियन कंट्री है जो सबसे पहले कोविड फ्री हुआ। यूरोपियन पूछ रहा हूँ, तो लिख लो फर्स्ट कोविड फ्री यूरोपियन कंट्री, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, अभी कहाँ हो पाएगा।
भूटान, जापान जैसे देशों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं हो पाया। कोरोना कवच यही था ना? कोरोना कवच इज अ इंश्योरेंस पॉलिसी। भारत सरकार का है। कौन सा राज्य है जो मुफ्त में इंश्योरेंस प्रोग्राम दे रहा है कोरोना अफेक्टेड लोगों के लिए? तो लिख लें महाराष्ट्र प्रोवाइडेड फ्री कोरोना इंश्योरेंस स्कीम। कोरोना से बीमा प्रदान करना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। दिल्ली। सबने नाम अलग अलग रखा, इनका घर घर रहे। युक्ति पोर्टल, YUKTI युक्ति। क्या? अरे हैं तो 500, मैं कराऊंगा 150। हाँ, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। मेरे पास, हाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। मेरे पास वीडियो होता ना, जैसे टॉपर कैसे पढ़ते हैं तो तुमको दिखाते हैं यहाँ चला के। दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात नहीं देखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। आरोग्य पथ, आरोग्य पथ। ये क्या आरोग्य पथ? जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोड्यूसर है, बायर है, तो सारे एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे कोरोना के टाइम पर, तो हमने उनको एक डिजिटल चेन पकड़ा दिया कि आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को जिसको बेचना है या जिसको खरीदना है खरीद सकते हैं। तो लिख लेंगे आरोग्य पथ इज अ हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। प्रवासी रोजगार ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप इनो है, होगा, जाओ स्पॉन्सर से पूछो, पक्का होगा। हम कहते सर मांग रहे हैं। प्रवासी रोजगार ऐप, ये सोनू सूद के द्वारा शुरू किया गया, बाई सोनू सूद। असम राज्य क्या है कि यदि पत्रकार की भी मृत्यु हो गई, बाकी राज्य तो हेल्थ वर्कर और उनके लिए दे रहे थे, इन्होंने भारत सरकार ने जैसे पोस्ट ऑफिस वालों के लिए दिया 10 लाख का, तो इन्होंने पत्रकारों के लिए भी क्या किया, पत्रकारों की मृत्यु हुई तो 50 लाख का इंश्योरेंस देंगे। तो लिख लेंगे असम प्रोवाइडेड इंश्योरेंस ऑफ 50 लाख रुपीज टू द, पत्रकार को क्या कह लें, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट। हाँ होगी, खत्म कहाँ होगी कोरोना?
लूटी है अब, लेकिन कोई डिपेंड करता है कि कितना क्या मिल रहा है। अब जैसे हम लोग का भी इंश्योरेंस कर रखा है अकेडमी वालों ने। 5T प्लान वाज लॉन्च बाई दिल्ली। 5T प्लान, 5T में क्या था? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रेसिंग। 5T, T फॉर तेलंगाना। क्वेश्चन आता है कि स्टे होम इंडिया विथ बुक्स, ये क्या है? तो अभी तक एनबीटी की बुकें क्या थी? फिजिकली आती थी, नेशनल बुक ट्रस्ट की। इन्होंने सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा दिया। एनबीटी सबसे अच्छी बुक है। यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो लगभग वहीं बहुत सारी बुक आपको वहाँ से मिलती है। आम आदमी के लिए बहुत सारी बुक मिलती है। राइटर को लगभग पैसा नहीं मिलता, लेकिन सबसे सस्ती बुक प्रोवाइड करने का श्रेय। तो लिख लोगे, स्टे होम इंडिया विथ बुक्स इज अ वेबसाइट फॉर नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी। with the help of HRD मिनिस्ट्री। कौन सा पार्क है जिसमें जानवरों को क्वारंटाइन किया गया ताकि उनको कोरोना अफेक्ट ना हो? तो भारत का जो सबसे पुराना पार्क है, जिम कॉर्बेट। तो लिख लेंगे, जिम कॉर्बेट established quarantine facility for animals, quarantine facility for animals। चलो, टीम 11 किसने बनाया था? लेकिन टीम 11 was designed by यूपी। कल मैं पढ़ा था, किसी ने कहा कि जैसे तंबाकू पर हम इग्नोर करते हैं निर्देश को, उसी तरह के चुनाव में हम इग्नोर कर रहे हैं एजुकेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। इसलिए भारत पीछे जा रहा है, और जब तक इसको हम इग्नोर करते रहेंगे तब तक ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे। निकम्मे नालायक लोग, जिनका दूर दूर से कोई राजनीतिक संबंध नहीं होगा, लूटने के लिए आएंगे हमें आपको। वो डिसाइड करेंगे कि 130 करोड़ की आबादी में वैकेंसी कितनी निकलेगी सीजीएल की। नहीं, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, तैयारी करेंगे। हाँ है बढ़ता है हर साल। पिछले साल तो 1100 था, बढ़ के 11,000 हो गया। बढ़ जाता है, और फिर भी तो कम है, कम से कम 1 लाख तो, 1 लाख तो हो जाना चाहिए। मैंने तो कहा था कि 6,500, 6500, 8, उसमें SC ST अलग, OBC अलग, EWS अलग, कुछ पिछले साल सेलेक्ट हुए वो अलग, कुछ लोग अपना रैंक सुधारेंगे वो अलग, कुछ लोग के रिश्तेदार के पास लैब है अलग। हाँ बिल्कुल फ़ायदा। पिछली बार तो SC ST से कम गया था दिल्ली में। ना ना ना, आप तो EWS तो है ही, उसके बाद तो जनरल में रही। अब नहीं होगा, अब सबने बनवा लिया है। दिल्ली में जब कोई वैकेंसी थी तो SC ST से बहुत लोग गई थी, अब तो सबने बनवा लिया। शायद ही कोई जिसके पास EWS ना हो। है वही, हो सकता है ज़्यादा चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगला है, क्या हुआ? रिजर्वेशन दिया ना। मेस वाले बता रहे थे कि सर हम परेशान हो गए,
चाय पत्ती के लिए कोई आता है, चीनी के लिए आता है, मैं कहा हटाओ फिर चीनी, जब का जहाँ हटा दो। सर वो मैथ्स वाले जो है ना, कुछ गड़बड़ लोग हैं, क्या कर रहे हो? मतलब उनसे कुछ भी पूछो उल्टा ही जवाब देते हैं। कोई बात नहीं, उनको छुट्टी नहीं होता तो मेंटल लेवल प्रेशर में मैं रहता है। कल बोला उनसे, मैंने कहा, भैया इसमें पानी डाल दो, तो पानी तो वहाँ है आपके पास, और समझ में नहीं आता है, ऐसे घंटे टीम 11 यूपी सरकार है ना, किल कोरोना, किल कोरोना एमपी, नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक, ब्रेक द चेन कार्टून, ब्रेक द चेन कार्टून केरला, ब्रेक द कोरोना चेन बाय इफ्को, इफ्को एक संस्था उनके द्वारा। बिहेवियर चेंज मिशन, बिहेवियर चेंज मिशन, व्यवहार परिवर्तन अभियान, नीति आयोग और बिल गेट्स फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, नीति आयोग एंड बिल गेट्स फाउंडेशन। चल अगला, इसमें क्या किया है, इसका क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ की सफाई रखिए, मास्क यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, मतलब जो हम पहले नहीं करते थे वो चीज़ करने के लिए कर रहे हैं। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, सेफ दादा दादी एंड नाना नानी मिशन, है कि नहीं? कब में एमपी का होता तो लिखवाते मैं, बाई नीति आयोग। इन्होंने कहा है कि अपने घर परिवार के सीनियर सिटीजन्स पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। उन्नीस लाख लोग लगभग मर गए कोरोना में। रिपोर्ट में तो कोरोना ही दिखा रहे हैं। अभी WHO ने कहा है यार, हाँ, कि बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी। डरा तो तुम ही रहे थे। हाँ नहीं नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था, हर दिन प्लान वही बदलते थे, हर दिन कंफ्यूज वही करते थे, ये तो बहुत खतरनाक महामारी है, तो आगे जाएगी, दूरी रखिए, आना जाना बंद करिए। यदि टाइम पे साथ कर लिया तो शायद ड्रामा भी नहीं होता। खैर, कोरोना कवच क्या है? कोरोना कवच था वो। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, कवच कोरोना और कोरोना कवच अलग लगेगा। चलो ठीक, ये कोरोना कवच ट्रैकिंग ऐप भी है, वायरस ट्रैकिंग ऐप। हाँ दोनों लिख लो वहाँ पे, ट्रैकिंग ऐप बाय हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। चल अच्छा, देखो वहाँ भी कोरोना कवच है और यहाँ भी कोरोना कवच है। अच्छा जी, आरोग्य स्थिति भी ट्रैकिंग ऐप है, भारत सरकार का था, कल हमने बताया इसके बारे में डिटेल। आरोग्य सेतु इज द
राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा, किसी मिनिस्ट्री का नहीं है। और मान लो जिनके पास मोबाइल नहीं है तो उनके लिए क्या किया तमिलनाडु सरकार ने, आरोग्य सेतु IVRS, इंटरेक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम। उनके लिए कहा गया कि यदि आपके पास वायरस नहीं, आपके पास ऐसा ऐप नहीं है, तो आपको यदि कोरोना हो जाता है तो आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार दें ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर पाए। पहला जो वर्ल्ड में वैक्सीन बना है वो कौन सा है? स्पुतनिक 5, रसिया के द्वारा। और इंडिया में बता रहे हैं मंडे से लगने जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पे पहले ही लगेगा। अब यार कंपनी एक ही बना रही है ना हमारे वहाँ तो। हाँ ये बोला, एक मास्क अनेक जिंदगी, वन मास्क मैनी लाइफ, MP। रोको टोको MP से हो? अच्छा, रोको टोको MP। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क डे सेलिब्रेट किया है? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। मास्क डे बाय कर्नाटका, 18 जून 2020। हाँ, कर्नाटक ने। हाँ, मास्क वाज फर्स्टली कंपल्सरी, या मास्क प्रोविजन फॉर कंपल्सरी मास्क वाज स्टार्टेड बाय राजस्थान। है ना, मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य राजस्थान। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, प्लास्टिक लाओ, रद्दी प्लास्टिक और मास्क ले जाओ, देहरादून। नगर निगम। कौन से राज्य ने कहा कि मास्क की कीमत हम डिसाइड करेंगे? मास्क प्राइस डिसाइडेड बाय महाराष्ट्र। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय बांग्लादेश। नो मास्क नो सर्विस। खादी मास्क कौन सा राज्य? नहीं, यूपी। खादी मास्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम and WHO established World Economic Forum and WHO established कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म, कोरोना से निपटने के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। भारत की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? कोवावैक्सीन, कोवैक्सीन, ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा। यह आ सकता है पेपर में। कोवैक्सीन, ICMR और भारत बायोटेक। बायोटेक। इंडियन एयरफोर्स ने अर्पित मिशन लॉन्च किया था। अर्पित मिशन वाज लॉन्च बाय इंडियन एयरफोर्स। ARPIT, अर्पित। क्या है ये? यदि कोई कोविड अफेक्टेड हो जाएगा तो उनके परिवार को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए। अर्पित का फुल फॉर्म लिखो। एयरबोर्न
एयरबोर्न, रेस्क्यू पैड, PAD पैड, फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान ड्यूरिंग कोरोना, अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, है ना। ऑपरेशन मुस्कान वाज स्टार्टेड बाय आंध्र प्रदेश। फाइव स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का। 5 स्टार कोविड-19 एयरपोर्ट, फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटली, रोम। अब भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसको ये रीड करना है कि कोविड की वजह से ह्यूमन राइट पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो लिख लो, कमेटी फॉर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, इफेक्ट ऑन ह्यूमन राइट ड्यू टू कोविड के कारण मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए बनाई गई कमेटी। KS रेड्डी। अच्छा, कोरोना कवच में इंश्योरेंस की मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है? मिनिमम है 50,000 और मैक्सिमम है 5 लाख। नहीं पता तो लिख लेंगे। मिनिमम अमाउंट 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख। कौन से राज्य ने कोरोना टाइम में ई कोड शुरू किया? लिख लेंगे, फर्स्ट ई कोड ड्यूरिंग कोरोना। छत्तीसगढ़, यस। देखो, ऐप आज भी रह गए, कल इसको पूरा करा देंगे तो हमारा लगभग बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा और फिर हम तुरंत काम करेंगे स्कीम्स पे, कार्यक्रमों पे। कौन सा? हाँ, ऐसे ही आता है। इसरो मुझे वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो तैयार है, इसरो में थोड़ा मुझे कंटेंट पे काम करना होगा तो छुट्टी के बाद करा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, 7 से पहले वो भी तैयार है, वो तो जब बोलोगे तो। चले, आप लोग अभी के लिए जाएं।
चलें फिर मिलते हैं अभी 11 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय।